बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, वो कुछ नेट की खराबी की वजह से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया था। अभी आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। नेक्स्ट ही हमारा कंसेप्ट है प्लेज। प्लेज के मुतालिक पहले हमने कहीं पे कुछ पढ़ा है, जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर प्लेज को हमने शायद डिस्कस किया था। तो प्लेज बेसिकली किसका होता है, ये मैंने आपको बताया था शुरू में। प्लेज किसका होता है, किन चीजों का होता है, किन गुड्स का होता है? सर प्लेज होता है इमूवेबल का। प्लेज होता है, ठीक है, इमूवेबल, बिल्कुल ठीक। इमूवेबल। अच्छा, जी इमूवेबल सर। का प्लेज होता है, ठीक हो गया। यही तो मैंने समझाया था कि इमूवेबल का प्लेज नहीं होता, मूवेबल का प्लेज होता है। और इमूवेबल सॉरी सर, इमूवेबल का प्लेज और उसमें सर वो मॉर्गेज होता है। अच्छा मॉर्गेज का सर वो मिक्स कर दिया मैंने। जी जी। जी अच्छा जी। सर, सॉरी। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड अ प्लेज। ठीक है, जब आप कोई चीजों को किसी के पास रखवाते हैं, गिरवी रखवाते हैं, प्लेज रखवाते हैं कि मैंने अगर ये उधार वापस कर दिया तो ये चीजें मैं आपसे ले लूंगा, ये प्लेज कहलाता है। ठीक है, बैंक के पास जब आप अपनी मूवेबल गुड्स जो हैं वो रखवाते हैं किसी लोन की सिक्योरिटी के तौर पे, तो वो आपका प्लेज कहलाता है। The person who delivers the goods as security for payment of debt or performance of promise is called पानर or pledger। ठीक है, तो जिस आदमी की गुड्स होती हैं, जो रखवा रहा होता है, वो प्लेजर या पानर कहलाता है। The person to whom the goods are delivered as security for payment of debt or performance of promise is called पानी or pledgy। तो बैंक जो है वो पानी या प्लेजी कहलाता है बैंक की सूरत में। Any kind of movable property, right? Any kind of movable property, that is, goods, documents, or valuables, may be pledged, but delivery is necessary to complete a pledge. The delivery may be actual or constructive। तो आपने प्लेज की सूरत में चीजें डिलीवर करनी है, डिलीवरी मैंडेटरी है। चलिए, एग्जांपल क्या है? इफ ए borrows rupees 200,000 from B and keep his Rolex watch as security for payment of the debt, the bailment of watch is a pledge। ठीक है, तो जब आप किसी के पास चीजें उधार जो है वो पे करने की शर्त के साथ या उस लाइबिलिटी को फुलफिल करने की सिक्योरिटी के तौर पे चीजें रखवाते हैं, तो वो आपका प्लेज कहलाता है जी। राइट वेयर पार्टनर मेक्स डिफॉल्ट। जब पार्टनर जो है वो डिफॉल्ट करता है तो सूरत में क्या होता है? इफ द पर्सन मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, देन द पानी कैन एक्सरसाइज द फॉलोइंग राइट्स। तो पानी जिसके पास चीजें रखवाई गई हैं वो ये राइट्स कर सकता है जी। राइट टू यूज, द पानी में फाइल अ सूट अगेंस्ट द पानर upon the सॉरी राइट टू सू। तो वो फाइल सूट फाइल कर सकता है डेट और प्रॉमिस एंड मे रिटेन द गुड्स प्लेज एज अ कलेक्टर स्केच। ठीक है, तो इस तरह का वो सू सू कर सकता है। राइट टू सेल, वो चीजों को बेच भी सकता है। अगर वो पानर जो है जो चीजें देने वाला है उसको एक रीजनेबल नोटिस के बाद उसको सेल करने का राइट भी बैंक के पास होता है या पानी के पास होता है। ठीक है, राइट वेयर पार्टनर मेक्स डिफॉल्ट, एग्जांपल है, शायद यूसी की एग्जांपल दी गई है, ये जो पीछे वाली जो सेल है। डिफरेंट बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट, बेलमेंट और प्लेज के अंदर फर्क क्या है? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। ठीक है, तो किसी प्रॉमिस, किसी लाइबिलिटी, किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की सूरत में जब आप किसी के पास चीजें रखवाते हैं उसकी इस पर्पस के तहत, तो वो आपका प्लेज कहलाता है। और अदर देन दिस, जिस पर्पस की कंप्लीशन के लिए या उसकी फुलफिलमेंट के लिए रखवाते हैं, तो वो आपका बेलमेंट कहलाता है। नेम ऑफ पार्टीज, तो प्लेज की सूरत में पानर और पानी होता है, वहां पे बेलर और बेली होता है। पर्पस जो है वो पर्पस यहाँ पे जो है ऑब्लिगेशन होती है, परफॉर्मेंस ऑफ डेट होती है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होती है, पेमेंट ऑफ डेट होती है। वहां पे कस्टडी, ट्रांसपोर्टेशन, कोई और पर्पस हो सकता है, जैसे कपड़े सिलवाना, एक पर्पस भी वहां पे था। राइट टू सू, पानी हैज नो राइट टू यूज द गुड्स ऑफ प्लेज। पानी जो है ना चीजें यूज नहीं कर सकता, राइट टू यूज, लेकिन
बेली जो है कैन यूज इफ टर्म्स ऑफ बेलमेंट सो प्रोवाइड, ठीक है जी, अगर बेलमेंट के अंदर ऐसा लिखा हुआ तो वो यूज कर सकता है, इस सूरत में, प्लेज की सूरत में आप यूज नहीं कर सकते जी। राइट टू सेल, जैसे कि हमने पढ़ा कि पानी कैन सेल द गुड्स प्लेज आफ्टर गिवन नोटिस टू द पानर, नहीं, बेली कैन आइदर रिटेन द गुड्स और सू द बेलर फॉर हिज ड्यूज, ठीक है जी, तो वो उसको सेल नहीं कर सकते। बेलमेंट प्लेज के बाद जो तीसरा कंसेप्ट है वो है एजेंसी का। एजेंसी जो है ये अक्सर आप ने सुना होगा कि वो उसका उसका और उस जो दूसरी पार्टी है उनका आपस में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। तो जब कोई पार्टी आपको आपको एजेंट मुकर्रर करती है तो वो क्या बन जाती है, वो प्रिंसिपल बन जाती है, आप उसके एजेंट बन जाते हैं और आपका ये जो रिलेशन है ये एजेंसी रिलेशनशिप कहलाता है, राइट। जिस तरह इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं और इनके आगे एजेंट होते हैं, सर तो एक वो, क्वेश्चन है। जी बताइए। अच्छा जी, an agent is a person employed to do any lawful act for another or to represent another in dealing with the third party, ठीक है जी। तो बड़ी ओपन डेफिनेशन है कि जब आप किसी आदमी को एम्प्लॉय करते हैं अपने पास कोई लॉफुल काम के लिए तो वो आपका एजेंट होता है जी। वो आप किसी काम के लिए एम्प्लॉय करते हैं जी, अपने ऑफिस वर्क के लिए करते हैं, गाड़ियां बेचने के लिए करते हैं, आप अपनी चीजों को सेल करने के लिए करते हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए करते हैं, तो वो आपका एजेंट है जी, आपका उसका एजेंट और प्रिंसिपल का। The person from whom such act is done or who is so represented is called the principal. All types of business may use agents. An agent is a person who acts on behalf of someone else as a principal to arrange a transaction with third party. The transaction create a legal contract and the contract is between the principal and the third party. ठीक है जी। एक्चुअली जो कंट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान है, आपने बेसिकली जो है वो अरेंज की है। There is a legal relationship between the agent and principal. The agent acts on behalf of the principal by negotiating with third party. Under normal circumstances, there is no legal agreement between the agent and the third party. However, the agent may negotiate the terms of contract between the principal and the third party. ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक आपका अरेंजर होता है, आपको नेगोशिएट करने वाला होता है, लेकिन एक्चुअली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपके प्रिंसिपल और third party की तरफ। When the contract is made, it is between the principal and the third party. Any person who is of the age of majority and who is in sound mind may imply an agent. As between the principal and third person, any person may become an agent. Thus, even a minor or a person of unsound mind can be appointed as agent. It is so because the act of the agent is the act of principal, and therefore the principal is liable to third party for the act of the minor. आप minor को और unsound mind को भी रख सकते हैं, लेकिन उसका act जो है minor का और unsound mind का प्रिंसिपल का पर्सनल एक्ट समझा जाएगा, ठीक है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं रखते। नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। An agent may act for a principal in arranging just one transaction. However, it is common in business for an agent to act regularly on behalf। अच्छा जी, जो एजेंसी और एजेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वन टाइम भी हो सकता है और कंटिन्यूइंग भी हो सकता है, ठीक है जी। ये बेसिकली इस तरह का आपका होता है जी कि ये एजेंट और प्रिंसिपल का आपस में रिलेशनशिप है। एजेंट क्या करता है, थर्ड पार्टी के साथ नेगोशिएशन करता है और थर्ड कंट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में होता है। ये एक डायग्राम से इनके ताल्लुक को, इनके रिलेशनशिप को समझाया गया है। ठीक है जी, ये इसको सेल के हवाले से है। Legal problem with agency relationship. There are several possible legal problems with agency arrangement. In particular, there may be some doubt about the validity of a contract that an agent makes with a third party on behalf of a principal. For example, a person might claim to act on behalf of a principal P, and a third party might enter into an agreement believing the contract to be with B, P principal. However, P might deny that the person is। ये basically legal problem है कि एजेंट वो समझते हैं कि ये प्रिंसिपल है, एक्चुअली पता चला कि वो एजेंट है। ये वो सारी लीगल जो है इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। एजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट, एजेंट अथॉरिटी एंड द पावर टू बाइंड द प्रिंसिपल। तो ये जो आपने किसी एजेंट को पावर दी हैं, अगर वो उन पावर्स के अंदर रहते हुए उन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कोई काम करता है तो आप उस बीइंग अ प्रिंसिपल उसके जो एक्शन हैं, उसके जो एक्ट्स हैं उनके आप पाबंद हैं, उसके लिए आप बाउंड है बीइंग प्रिंसिपल।
ये एक एग्जांपल है, इससे इसको बताया गया है। फिर ये अथॉरिटी जो है वो 3 तरह की यहाँ पे अथॉरिटी बताई गई। एक एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक्सप्रेस की बिल्कुल लिखी हुई अथॉरिटी। एक है इम्प्लाइड, कि लगता ये है कि इम्प्लाइड जो है वो नॉर्मली उस तरह की। और ऑस्टेंसिबल जो है वो अथॉरिटी है कोई ना, अपीरेंट अथॉरिटी जो है वो लगती ऐसी है, अपीरेंट। ठीक है जी, इनकी ये है। अच्छा, ये जनाब कुछ जो है सर्कमस्टांसेस हैं वेयर एजेंट इज पर्सनली लायबल, अगर फॉरेन प्रिंसिपल की सूरत में और अननेम्ड प्रिंसिपल की सूरत में। ठीक है जी, अननेम का इससे मुराद होता है कि इफ एन एजेंट डिक्लाइंस टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ हिज प्रिंसिपल देन ही इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टी। ठीक है जी, तो ये सूरत में है, आपको बताना पड़ेगा कि मैं किसका एजेंट हूँ, मैं किसी कंपनी का एजेंट हूँ, मैं किस कंपनी का एजेंट हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप नहीं बता दे तो आप पर्सनली, प्रिंसिपल कैन नॉट बी सूड। एन एजेंट इज आल्सो प्रिज्यूम्ड टू इनकर पर्सनल लायबिलिटी वेयर द कंट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल हु दो डिस्क्लोज कैन नॉट बी सूड। For example, where promoters contract for a projected company, they are held liable personally as the company being non-existent at the time of। ठीक है, तो अगर कंपनी जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐसी बात है, तो फिर जो है प्रिंसिपल को सू नहीं किया जाता। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल की बात है जी। उसके बाद एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है, कस्टम जो यूजेज जो है वो जो रवाज है। एजेंसी एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, जब एजेंट जो है अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है तो वो पर्सनली लायबल होता है। इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट, एक एजेंट एक कंपनी ने बनाया, उसने बगैर किसी इजाजत के और उसको अथराइज नहीं था, उसने आगे फर्दर सब एजेंट बना लिए, तो ये इस सूरत में वो पर्सनली लायबल होगा। एजेंट इनकरिंग पर्सनल लायबिलिटी। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट अगर वो कर देता है तो जो है इस सूरत में किसी, देखें एक प्रिंसिपल उसको भेजता है कि आपने नेगोशिएट करना है फलां पार्टी, वो वहां जाके लड़ पड़ता है, तो ये भी क्रिमिनल एक्ट है, उसके लिए भी प्रिंसिपल लायबल नहीं है, वो पर्सनली लायबल है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में। और ये जो है